जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और प्यारे साथियों, आज हम यहां पे 27 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सुबह के 6 बज गए हैं, हम और आप यहां पे लाइव जुड़े हुए हैं। आज जो आप क्लास देख रहे हैं 1028 नंबर की क्लास देख रहे हैं। भारत के सभी परीक्षाओं के लिए आप यहां पे करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि करंट अफेयर स्ट्रैटेजी का आपको यहां पे भंडार मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप उससे अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे यहां पर वायुसेना के प्रमुख बदले हैं, यानी वायुसेना के उप प्रमुख यहां पे प्रमुख बना दिए गए हैं। अमरप्रीत सिंह जो है हमारे देश के नए वायुसेना के प्रमुख हैं, चीफ हैं। तो अब यहां पर उनका जगह कौन लेगा? तो उनकी जगह पे एसपी धरका आए हैं। आप सभी नोट कीजिएगा, एसपी धरका इसका सही आंसर हो जाएगा। एसपी धरका को वायुसेना का नया उप प्रमुख यहां पे बनाया गया है। मेरे पीछे आप इमेज में देख सकते हैं एसपी धरका जी को। तो एयर मार्शल एसपी धरका वायुसेना के नए यहां पे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाए गए हैं। एंड ही विल रिप्लेस विच पर्सन? ये किनके स्थान पर आए हैं? तो ये अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे, जो अब हमारे वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं, चीफ बन गए हैं। अब दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं अमरप्रीत सिंह को, जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। एसपी धरका डिफेंस स्पेस एजेंसी के पहले महानिदेशक थे, यानी जिसे हम कहते हैं डिफेंस स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर यहां पे बनाए गए थे। अब दोस्तों, बात यहां पे भारतीय वायुसेना की आई है, तो मैं आपको परीक्षा संजीवनी में भारतीय वायुसेना के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, ताकि आपको उसके बारे में सब कुछ पता चले। देखिए, भारतीय वायुसेना जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो 8 अक्टूबर 1932 को उसकी स्थापना हुई है। इसीलिए हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को हर साल हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका मोटो क्या है, नभः स्पृशम दीप्तम, ये इसका आदर्श वाक्य है। देखिए, वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान जी है, भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस है। सीडीएस को हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना और हमारी जो यहाँ पे नेवी है, इन तीनों को कोऑर्डिनेट करने का काम यहाँ पे अनिल चौहान जी का है। आप मेरे पीछे अर्जन सिंह देख रहे हैं, तो भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल हैं। ही इज द ओनली मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स। और ये मार्शल क्या होता है? तो देखिए, मार्शल जो होता है, मार्शल ऑफ एयर फोर्स जो होता है, एक 5 सितारा रैंक वाला ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। यानी भारतीय वायुसेना में सबसे जो बड़ा रैंक है, जिसके पास 5 यहाँ पे सितारे होंगे, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, तो सबसे टॉप रैंक के हैं ये मार्शल। अब दोस्तों, बात करते हैं यहां पे हम आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुखों के बारे में। तो आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हैं उनके बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे नौसेना अध्यक्ष, हमारे नेवी के जो चीफ हैं वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। हमारी जो आर्मी के अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। और दोस्तों, यहाँ पे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक डीजी दलजीत सिंह चौधरी हैं। सीआरपीएफ के अनीस दयाल सिंह हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के रजविंदर सिंह भट्टी हैं, नीना सिंह के स्थान पर आए हैं। एनएसडी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के यहाँ पे बी श्रीनिवासन है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद है। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया कंप्लीट वीडियो आ रहा है आज सुबह 10 बजे, वर्तमान में कौन क्या। हमने उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए कराया है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। उसमें सभी जितने भी इंटरनेशनल, नेशनल जितने भी आपको अपॉइंटमेंट है, सारे अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाया है। तो 10 बजे आपके लिए यहाँ पर वीडियो जो है आपके चैनल पर उपलब्ध है, आप जा करके जाइएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के यहाँ पे नए महानिदेशक, तो ये बनाए गए अमृत मोहन प्रसाद। असम राइफल्स की डीजी बनाए गए हैं विकास लखेड़ा जी। यहां पे आईटीबीपी की हम बात करेंगे तो राहुल रसगोत्रा को डीजी बनाया गया है आईटीबीपी का। रेलवे बल का डीजी मनोज यादव को बनाया गया है। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो खासकर प्राइम मिनिस्टर्स को, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की रक्षा के लिए बनाई जाती है, आलोक शर्मा यहां पे एसपीजी के डीजी हैं।
आइए बढ़ते दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीआरडीओ और कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को डेवलप किया है? डीआरडीओ इन विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद। तो अभेद को यहां पे आईआईटी दिल्ली और यहां पे डीआरडीओ ने मिलकर के डेवलप किया है। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, यहां पर आप ये अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट देख सकते हैं, 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता है। अगर दुश्मन की गोली हमारे सैनिकों पे लगती है तो ये उसकी रक्षा करेंगे, ये अभेद यहां पे रक्षा करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर अभेद को देख सकते हैं। अभेद का आपसे फुल फॉर्म डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। तो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के अभेद नाम की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को यहां पे तैयार किया है। तो ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, यानी यहां पे जो भी सामान का इस्तेमाल किया गया है वो भारतीय सामान का इस्तेमाल किया गया है। और ये मॉड्यूलर जैकेट आपको ओवरऑल 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कहीं से भी अगर गोली लगती है सभी जगह से आपको प्रोटेक्शन देने वाला है। अभेद जैकेट जो है ये पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सेरेमिक जो कंपोनेंट है उससे मिलकर के बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जैकेट आईआईटी दिल्ली में स्थित डीआरडीओ का एक उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये वहां पर मैन्युफैक्चर किया गया है। दोस्तों यहां पर मैं आपको डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ाने वाला हूं परीक्षा संजीवनी में, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो एक अभी हाल ही में अभ्यास हुआ है जिसे हम कहते हैं काइजिन अभ्यास। ये काइजिन अभ्यास भारत और जापान के बीच में कहां पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। और ये तट रक्षकों के बीच में हुआ है, जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं उनके बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने सबसे पहला जो इंडिजीनियस यहां पे स्टार लाइनर बनाया है, इसका नाम है ड्रोन दृष्टि 10। ये ड्रोन दृष्टि 10 दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देगा। ये ड्रोन दृष्टि 10 बनाया है। दोस्तों डीआरडीओ का स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? तो इसका नाम है उग्रम। क्या नाम है? उग्रम। इसे यहां पे लॉन्च किया है। तो हमने डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं यहां पे तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो प्राइज से रिलेटेड है, पुरस्कार से रिलेटेड है। तो विनोद बच्चन को किस देश की संसद के द्वारा ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद बच्चन को यहां पे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किस पार्लियामेंट ने दिया है? तो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने यहां पे इनको सम्मानित किया है। यूके की पार्लियामेंट ने इनको सम्मानित किया है। मेरे पीछे आप यहां पे विनोद बच्चन को देख सकते हैं, जिनको यूके के पार्लियामेंट के द्वारा, यहां पे यूके का जो पार्लियामेंट है और वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यहां पे प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड इनको दिया है, इनको अवार्ड यहां पे सम्मानित किया है। अब ये अवार्ड विनोद को क्यों मिला है? तो ये अवार्ड विनोद को इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में बहुत अच्छा काम किया है, तो इनके कार्य को सराहा गया है। इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको यह अवार्ड मिला है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे कार्य की वजह से। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच में जो कल्चरल रिलेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए भी अवार्ड दिया जाता है। तो यहां पर यह अवार्ड विनोद जी को मिला है। अब आपसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं जो रिसेंटली में दिए गए हैं, तो मैं आपको सारे अवार्ड्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। आइए यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर मीना चरंदा को अवार्ड जो मिला है वो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मीना चरंदा को मिला है। 15 नंबर का CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला है? तो यहां पे गेल को मिला है। नेक्स्ट है ममता जी सागर को अवार्ड कौन सा मिला है? तो वाव विश्व साहित्यिक पुरस्कार, वाव वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड मिला है। देखिए एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, भी पूछा भी गया है। तो मिशेल टेलेग्रांडे को अवार्ड मिला है, फ्रांस के ये मैथमेटिशियन है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रह रहा। 4 को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2024 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड? तो देखिए हर साल हम 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। अभी कैसा दिवस है? देखिए वैसे तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जहां पर हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए बात करते हैं। लेकिन दोस्तों पर्यावरण की वजह से हमारे शरीर पे बहुत सारा इंपैक्ट होता है, तो उस स्वास्थ्य के बारे में, अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारी भी हेल्थ अच्छी होगी। तो हमें इसके बारे में भी जागरूक होना चाहिए, इसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि एनवायरमेंट हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर हेल्थ। तो
आप पर्यावरण का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो कि पर्यावरण के वजह से हमारे हेल्थ पे कितने सारे इंपैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, आजकल आप देखो किसी भी मेट्रो सिटीज में चले जाओ तो वहां पे एयर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से आपकी एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाता है। इतना ज्यादा प्रदूषण हमने कर दिया है आसपास कि हमें पता नहीं चल रहा। हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम गाड़ियां खरीद रहे हैं, हम मतलब महंगी गाड़ियों पे फोकस करके रखे हुए कि हमारे पास लाखों करोड़ों की गाड़ी हो, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ना जाए। तो हम जो यहां पे भौतिक जीवन में जी रहे हैं, इसकी वजह से बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। दिखावे की दुनिया हमें बर्बाद कर देगी, तो दिखावे से हमें बचना चाहिए। जो जरूरी है, पानी, स्वच्छ जल, स्वच्छ आपका हवा, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 2024 की थीम आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि पर्यावरण स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदाय का निर्माण। थोड़ा खतरनाक है थीम, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। एनवायरमेंटल हेल्थ, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन, ये इसकी थीम है। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है कब से मनाया जा रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से मनाया जाता है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल हेल्थ फेडरेशन, और 2011 से यह जो दिवस है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, और WHO का एक डेटा भी कहता है हर साल पर्यावरण के इफेक्ट की वजह से लगभग 12.6 मिलियन लोगों की मौतें हो रही हैं। अब दोस्तों 26 सितंबर को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जो आपको जानना चाहिए, और यह है विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो सितंबर के आखिरी गुरुवार को यह सेलिब्रेट किया जाता है, और ये आखिरी जो गुरुवार है 26 सितंबर को हो रहा है। तो विश्व समुद्री दिवस यहां पे 26 सितंबर को कल ही सेलिब्रेट किया गया। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस? तो हमें यहां पे समुद्र की रक्षा करने की जरूरत है। समुद्र में बहुत प्रकार के जीव हैं, बहुत सारा इकोसिस्टम है, तो वहां पे समुद्री सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण के महत्व के बारे में ये दिवस केंद्रित करता है। इसकी थीम आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे भविष्य की दिशा तय करना, सुरक्षा सर्वप्रथम, सेटिंग द फ्यूचर डायरेक्शन, सेफ्टी फर्स्ट। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है, नेशनल मैरीटाइम डे जो मनाया जाता है, वो हर साल 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उसे भी मैंने कलेक्ट किया है, आप इसे भी याद कर लीजिए। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर। पीएम मोदी जी ने कहां पर 3 स्वदेशी रूप से डेवलप की गई सुपर कंप्यूटर नेशन को समर्पित किया है? वेयर हैज पीएम मोदी डेडिकेटेड 3 इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर टू द नेशन? देखिए सुपर कंप्यूटिंग पर हम 2015 से काम कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हमको यहां पे सफलता मिल रही है। तो 3 स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए सुपर कंप्यूटर जो बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, हमें यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में, मेट्रोलॉजी में, डिफेंस में, सभी जगह पर हमारे सुपर कंप्यूटर मदद करते हैं। तो पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। पुणे में सुपर कंप्यूटर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो पुणे में 3 जो इंडिजिनसली डेवलप किए गए सुपर कंप्यूटर हैं, तो देखिए इन सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। क्या नाम रखा गया? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो सुपर कंप्यूटर है, हमारे देश में एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसका मकसद ही है कि हमें यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स को बनाना चाहिए और हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जो तीनों सुपर कंप्यूटर की कीमत है वो 130 करोड़ रुपए है, 130 करोड़ रुपीस की कीमत है। तो जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है भारत सरकार ने स्टार्ट किया था हमारे सुपर कंप्यूटिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, 2015 में स्टार्ट किया गया था। और इस मिशन का जो मकसद है, हमें 73 इंडिजिनसली सुपर कंप्यूटर बनाना है, लगाया जाना है। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, चलिए ठीक है आपने बता दिया सुपर कंप्यूटिंग भारत में ये हो रहा है वो हो रहा है, अब आप ये बता दीजिए कि दुनिया में सबसे 3 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं और भारत में 3 सुपर कंप्यूटर कौन से? तो मैं आपको बताऊंगा ना, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का काम मेरा है।
तो यहां पे सबसे पहला जो है वो फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का सबसे सुपर कंप्यूटर है। दूसरा फुगाकू है, जो कि जापान में आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा है लूमी, जो कि आपको फिनलैंड में देखने को मिलेगा। अब भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो टॉप सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि है, जो कि सीडैक पुणे में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा प्रत्युष है, जो कि पुणे में देखने को मिलेगा IITM में। और तीसरा मिहिर है, जो कि IITM पुणे में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपसे यहां पे राजकीय पशु पक्षियों के नाम के बारे में चर्चा करूंगा, जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? तो नीलकंठ है, ठीक है। और यहां पे काला हिरण जो है राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है और गौर यहां का राजकीय पशु है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। पहाड़ी मैना यहां का राजकीय जो है पक्षी है। झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल है और यहां का राजकीय पशु हाथी है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला देश कौन सा बन चुका है? विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाला यहां पे थाईलैंड जो है साउथ ईस्ट का सबसे पहला देश बन गया। ये सेम सेक्स मैरिज होता क्या है? तो देखिए, जिस प्रकार से लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो कि नेचर में है, तो हमारे नेचर में कुछ ऐसे भी यहाँ पे ह्यूमंस हैं जो लड़के लड़के को अट्रैक्ट करते हैं, लड़कियां लड़की को अट्रैक्ट करते हैं। ये हार्मोन्स की वजह से है, बाय बर्थ की वजह से। तो इसे कहते हैं सेम सेक्स मैरिज। जब लड़का लड़के से शादी करे और लड़की लड़की से शादी करे तो इसे सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है। तो थाईलैंड के जो राजा है, इनका नाम है महावजीरा लोंगकोर्न। इन्होंने यहां पे समलैंगिक विवाह जो एक्ट है उसको अप्रूवल यहां पे दे दिया है, ठीक है। तो इसके साथ ही थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पहला देश बन चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं, लड़की जो है, दो लड़कियां यहां पे शादी करने जा रही हैं, व्हाइट कपड़ा पहने हुए, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, नेचर की वजह से है। और नेचर जिस प्रकार से हार्मोन डेवलप करता है, जिस प्रकार से बिहेवियर डेवलप करता है, ये उनके बर्थ, उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उनकी जीन्स की चेंजेस की वजह से। तो थाईलैंड में ये जो कानून है ये नेक्स्ट ईयर 22 जनवरी 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। एशिया में ताइवान, नेपाल ने पहले से ऐसा काम किया है और थाईलैंड जो है यहाँ पे तीसरा ऐसा देश बन गया एशिया का जिसने यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव किया है। अब थाईलैंड कहां पर है, इसकी थाईलैंड की लोकेशन को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देखो, ये म्यांमार है जो कि भारत से लगा हुआ है और म्यांमार से सटा हुआ थाईलैंड है। म्यांमार के पड़ोसी जो कंट्रीज है, कंबोडिया है, आपको वियतनाम देखने को मिलेगा और यहां पे मलेशिया भी आपको देखने को मिलेगा। म्यांमार यहां से लगा हुआ है। तो यहां पे थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। यहां के प्राइम मिनिस्टर जो है वो है पेटोगर शिनवात्रा, सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली में बनी है थाईलैंड की, अभी आपको पढ़ाया था। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है। यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो है बहत। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड उसे डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में इराक ने फैसला किया कि सेम सेक्स मैरिज को कठोर प्रतिबंध लगाए। अब जैसे भारत में सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं है, भारत में सेम सेक्स मैरिज नहीं किया जा सकता, आपको अधिकार दिए गए हैं लेकिन आप शादी नहीं कर सकते, भारत में भी गैर कानूनी है। अब इसको लेकर के यहां पे चर्चा चल रही है। ऐसे इराक ने यहां पे फैसला किया, रशिया ने फैसला किया है कि सेम सेक्स मैरिज उनके देश में अलाउ नहीं है और अगर कोई करता है इराक में सेम सेक्स मैरिज तो 15 साल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, घाना की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है। तो पूरी दुनिया में मिक्स्ड तरह के आपको यहाँ पे नेचर देखने को मिलेगा, कहीं पे इसको स्वीकृति मिली है, कहीं पे नहीं मिली है। और ग्रीस देखिए, तो ग्रीस जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला सबसे पहला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र है, यूरोपीय कंट्री है। नेपाल ने आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को यहाँ पे मान्यता दी है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। एस्टोनिया ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर के इसे वैलिडिटी दी है, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, यहां पर मैं आपको थोड़ा स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। जो नए छात्र हैं उनके लिए यहां पे जानना जरूरी है कैसे हम
करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली हमसे यहाँ पे 200, 100, 200, 300 बच्चे, 500 बच्चे कभी कभी जुड़ते हैं, तो उनको पता होना चाहिए डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाती है। जब आप ई बुक सेक्शन में जाते हैं तो हर महीने की आपको मासिक पत्रिका, मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो भी मैं जैसे आपको वर्तमान में कौन क्या पढ़ा रहा हूं, कल मैंने रात को एक लेक्चर अपलोड किया, उसको भी देख लीजिएगा। ब्रांड एम्बेसडर बहुत अच्छा लेक्चर है, उसको भी देखिएगा। मैराथन क्लास, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ 9 महीने की ई बुक आपके लिए यहां पे बनाई है, जनवरी से लेकर सितंबर तक। तो टॉप 500 एमसीक्यू के साथ आपको 9 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं घर पर। यहां पर देखिए टेस्ट सीरीज भी बहुत सारा होता है, टेस्ट सीरीज है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, स्टैटिक जी की बुक का टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट हमारे पास है। तो 26 सितंबर के टेस्ट में नीतीश कुमार यहां पे टॉप है, केएम निशा, ओम प्रकाश सिंह, सचिन, नमन गुप्ता, अंकिता कुमारी, सपना सिंह, मुन्ना यादव, निगमा नंदा खटेई, दीनू जाटव। अब देखो स्टैटिक जी की बुक का पेज नंबर 13 का टेस्ट है। हमने जैसा कहा हम वैसा ही कर रहे हैं, हम डेली आपको एक पन्ना देते हैं, आपको पढ़ के आना, आपका टेस्ट हो रहा है। हरीश कुमार, शादाब, अंशु, ऋचा, शुभी वाजपेयी, फरूक अंसारी, सत्यम कुमार, दीनू, विकी दुबे, प्रवीण कुमार गुप्ता, आप टॉपर हैं स्टैटिक जी के बुक पेज नंबर 13 के। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर एक टेस्ट सीरीज में आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको हर महीने का मंथली करंट अफेयर्स करने को मौका मिलता है। जनवरी से लेकर सितंबर तक अपलोडेड है, हर महीने अपडेट होता रहेगा। 240 क्वेश्चन का आप यहां पे टेस्ट लगा सकते हैं, कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट सीरीज में ही है, और रैंडम आपका मॉक टेस्ट भी है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट योर फेवरेट चैनल। अब यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत और कौन सा देश है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से मल्टी चिप फैब यूनिट स्थापित करेगा? इंडियन विच कंट्री विल जॉइंटली सेट अप अ मल्टी चिप फैब यूनिट फॉर नेशनल सिक्योरिटी? तो यहां पे भारत और अमेरिका ने फैसला किया है कि वो फैब यूनिट यहां पे स्थापित करेगा ताकि देश की सुरक्षा और अच्छी हो सके। तो भारत और अमेरिका ने मिलकर के दुनिया की सबसे पहली मल्टी चिप फैब यूनिट स्थापित करने का फैसला किया है, और जो नई चिप निर्माण है इस यूनिट को शक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? ये शक्ति कहा गया है। तो ये निर्माण इकाई कहां पर आपको देखने को मिलेगी? तो यूपी के जेवर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यूपी में जेवर की जगह पर यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो इस फैब्रिकेशन यूनिट में डिजाइन फैब्रिकेशन दोनों एफिशिएंसी के साथ यहां पे चिप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रस्तावित फैब्रिकेशन यूनिट है इसमें चिप्स का जो यूज है वो हमारी मिलिट्री पर्पसेस के लिए किया जाएगा, सैन्य उद्देश्यों के लिए। जो चिप्स हैं आजकल आप देखो, आपने पेजर देखा होगा, यहाँ पे पेजर को इजराइल ने हैक कर लिया था और लेबनान के जो लड़ाके थे उनमें विस्फोट होने लगा। रेडियो हैक कर ले रहे हैं, टीवी हैक कर ले रहे हैं। तो ऐसी चिप बनाना जो हमारी मिलिट्री के डिवाइसेस को हैक ना करे। ऐसे तो आतंकवादी बैठे बैठे, आतंकवादी या कोई भी ऐसा संगठन, यहां पे दुश्मन देश का संगठन हमारी सारे डिवाइसेस को हैक कर लेगा, तो कंट्रोल में कर लेगा। तो ऐसे डिवाइस हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो हमें ऐसे चिप्स बनाने चाहिए जो हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए सुरक्षित हो। तो दोस्तों इसका उपयोग आपको ड्रोन में, लड़ाकू जेट में, सैन्य संचार में, रडार में, जैमर में इस्तेमाल किया जाएगा इन चिप्स का। तो भारत और यहां पे अमेरिका मिलकर के इसे बनाएंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। तो अदानी समूह और इजराइल का जो टावर सेमीकंडक्टर है यहां पे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, एक प्लांट बनाया जाएगा। टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे मिलकर के भारत का सबसे पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर डेवलप करेंगे। देखिए यहां पे साड़न जो कि गुजरात में है, अमेरिकी कंपनी माइक्रोन सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेगी। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट गुजरात है। ठीक है, अभी रिसेंटली में यूपी में भी इंप्लीमेंट किया गया है। बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, इस समझौते पे भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया है? हु हैज साइंड बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया? तो देखिए भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री हैं, इन्होंने सिग्नेचर किया है। भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीबीजेन कहते हैं, समझौते में शामिल हुआ है। अब ये बीबीजेन है क्या? बीबीजेन मतलब होता है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। इसका यह मतलब होता है
दोस्तों आपको पता है कि हमारा समुद्री सीमा होती है, हमारे देश की समुद्री सीमा है, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी समुद्री सीमा की तो रक्षा कर लेते हैं, उसकी साफ सफाई, उसका रख रखाव, उन सब का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हमारी समुद्री सीमा से बाहर चला जाता है तो उस बायोडायवर्सिटी का हम ध्यान नहीं रखते, उसकी प्रोटेक्शन नहीं करते। तो यहां पर एक समझौता किया गया है कि जो देश हैं, पूरे देश, पूरी दुनिया मिल करके क्या करेगी, उस जगह की इकोसिस्टम को, उस बायोडायवर्सिटी को भी क्लीन करने का, उसको संरक्षित करने का काम करेगी। तो इसको लेकर के भारत ने अपना अप्रूवल दिया है। तो 25 सितंबर 2024 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बीबीजेन समझौते पर सिग्नेचर किया गया, हस्ताक्षर किया गया है। तो दोस्तों बीबीजेन समझौते के प्रावधानों को लागू करने वाले जो हमारा मंत्रालय है वो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा। तो बीबीजेन समझौता क्या है? खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय संधि है, मार्च 2023 में सहमति बनी थी कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये लाई गई थी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इस समझौते को हम कहते हैं हाई सीज ट्रीटी, उच्च समुद्री संधि हम कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर, डसॉल्ट एविएशन किस देश की कंपनी है जो भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी? डसॉल्ट एविएशन इज द कंपनी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विच विल ओपन इट्स सब्सिडरी इन इंडिया? तो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी है, जो यहां पे फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस की कंपनी है जो भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलने वाली है, ठीक है। तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारत में डसॉल्ट एविएशन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल इंडिया, जिसे हम कहते हैं डमरोई, इसको स्थापित करने जा रही है। अब सवाल उठता है आखिर क्या जरूरत है डसॉल्ट को यहां पे स्थापित करने की? तो बता दूं मैं आपको, भारत और यहां पे इंडिया के, भारत और फ्रांस के बीच में बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं। अब जो हम यहाँ पे उनसे हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, लड़ाकू विमान ले रहे हैं, अब हम उसकी मेंटेनेंस कराना चाहते हैं तो हम बार बार फ्रांस थोड़ी भेजेंगे, तो यहीं पे वो अपना सेंटर स्थापित कर देंगे। किसी प्रकार की कोई खामी आएगी, कोई कमी आएगी तो यहीं पे सुधार दिया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना में फ्रांसीसी मूल के जो लड़ाकू विमान है उनका मेंटेनेंस करना, उनका मरम्मत करना, ये सारा सहायता प्रदान करेगा आपको ये सेंटर। तो राफेल लड़ाकू विमान हमने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी से ही खरीदा है, आपको पता होगा। 2016 में हमने 36 लड़ाकू जेट खरीदे हैं, समझौता किया था। इसके लिए हमने 58,891 करोड़ रुपए यहां पे खर्च किए हैं। तो कोई भी चीज हम खरीदते तो उसकी मेंटेनेंस तो करना इंपॉर्टेंट है ना, इसी वजह से यहां पे सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे रक्षा उपकरण की बात कर लेते हैं। बहुत सारे जो यहां पे डिफेंस इक्विपमेंट है वो किस देश ने डेवलप किया है और उसका क्या काम है, आइए जानते हैं। तो हेलिना आपने अगर नाम सुना होगा तो भारत में डेवलप किया गया एंटी टैंक मिसाइल है। अगर आपने चिनूक नाम सुना होगा तो ये हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका ने बनाया है, ठीक है। बराक 8 डीआरडीओ ने बनाया, इजराइल ने मिलकर बनाया, सरफेस टू एयर मिसाइल है। आइनस बेला फ्रांस ने बनाया है, स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन है, पनडुब्बी है। तो यहां पे हमने पढ़ लिया। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आज का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस राज्य में 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम तसांगयांग ग्यात्सो पीक रखा गया है? इन विच स्टेट 20,942 फीट हाई पीक वन हैज बीन नेम्ड तसांगयांग ग्यात्सो पीक? द राइट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश में आपको ये चोटी देखने को मिलेगी जिसका नाम यहां पे रखा गया है, ठीक है। तो हाल ही में सेना के एक कर्नल के नेतृत्व में 15 मेंबर की जो टीम है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर है, इतनी इतनी ऊपर चोटियों पे जाती है हमारे देश की रक्षा करने के लिए। और हमारी रक्षा करने के लिए जब हम सोते हैं तब ये जागते हैं। तो 20,942 फीट ऊंची एक अज्ञात चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की है, और इस चोटी का नाम यहाँ पे छठे दलाई लामा रिग्जेन त्यांग्यांग ग्यात्सो के सम्मान पर रखा गया है। इस पीक का नाम रखा गया। तो ये चोटी पूर्वी हिमालय के गोरी चेन रेंज में स्थित है, और इनका जन्म जो हुआ था 1682 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, मोन तवांग में इनका जन्म हुआ था, इन्होंने बर्थ लिया था। 14 साल की आयु में इनको छठा दलाई लामा डिक्लेयर कर दिया गया। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो चोटी या फिर ऊंचाइयों से रिलेटेड है। तो मेरे पीछे आप तेगवीर सिंह को देख रहे हैं। केवल यहां पर एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे बन गए जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। कामिरीता शेरपा नेपाल से बिलोंग करते, 30 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। लोग एक बार नहीं जा पा रहे, 30 बार जा रहे हैं। ज्योति रात्रे 55 ईयर्स की हैं,
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन, उम्र दराज महिला है। तो यहां पर हमारा 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है केवल 30 मिनट में दोस्तों। पूरा डिटेल के साथ, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ हम यहां पे पढ़ते हैं। अब बारी है उन सभी इंपॉर्टेंट इनिंग्स की जो अभी आप खेलेंगे, छोटे छोटे इनिंग्स खेलेंगे जहां पे ट्रिपल आर स्टैटिक जीके आपको मिलेगा। तो ट्रिपल आर की पहली चर्चा होगी अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे तैयार हो जाइए पूरे जोश के साथ। यहां पे आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। न्यू दिल्ली में भारत और किस देश के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन हुआ। रियो हलांगधर का संबंध किस राष्ट्र से, जिन्हें अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी चुना गया है? तो इनका संबंध मेघालय से है। कहां से? मेघालय से बिलोंग करती हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे शेफडी मिशन अपॉइंट किया गया? बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान। किस राज्य ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू किया है? तो ओडिशा ने स्टार्ट किया है और यहां पे महिलाओं के ऊपर निर्भर करेगा, वैकल्पिक है, वो चुनती है या नहीं। डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने मेंबर वाले राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया? तो 10 मेंबर वाले राष्ट्रीय टास्क फोर्स का यहां पे गठन किया गया है। भारतीय नौसेना के आईएनएस तंवर ने किस देश का दौरा किया है? तो डेनमार्क का यहां पे दौरा किया है। जुलाई 2024 में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश कौन सा बना है? तो ये भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर देश बना है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इंडिया के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। किस देश ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। ठीक है, सीरिया नहीं, स्वीडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। ओके, नेक्स्ट है भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? तो सीरिया को यहां पे दवाएं भेजी हैं। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का यहां पर रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े थे। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें तीसरी है। अब भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजन किया जाएगा। ओडिशा का एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो प्रत्यक्षा रे को अवार्ड मिला है। केवीएस मणियन किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए हैं। भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो अर्मेनिया देश सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बना है। हाल ही में पीएम मोदी किस ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया है? तो G4 कंट्रीज ने यहां पे कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस शहर में ट्राम सेवा बंद करने का फैसला किया? तो कोलकाता में सेवाओं को बंद करने के लिए फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता है? तो जीवन और विजय सुंदर ने जीता है। 41 नंबर के भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में कंप्यूटर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, मेरे साथ आप सभी रिवाइज करेंगे। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको दूसरे लाइन में जाना है तो आप एंटर की दबाएंगे। कंप्यूटर पे आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? जो बहुत सारे एरर्स होते हैं किस कारण होते हैं? तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, एरर इन डेटा एंट्री। पहले से ऑन कंप्यूटर को में रीस्टार्ट करना है तो इसे क्या कहते हैं? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसमें से जो कार्य नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है, बाकी सारा है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को समान रूप में क्या कहते हैं? इसे मॉडेम कहते हैं। दोस्तों 27 सितंबर के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स की क्लास को आज पढ़ा है। अब आइए देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब हुई है? 2015 में इसकी शुरुआत हुई है।
यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? तो यूपी का राजकीय पक्षी सारस है। और बहुत किस देश की मुद्रा है? तो बहुत जो है थाईलैंड की मुद्रा है। ठीक है, आज का सवाल है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों स्टैटिक जीके बुक आप यहां पे आज पेज नंबर 14 पढ़ के आना है, आपको पेज नंबर 14 पढ़ के आना है। ठीक है, आपका 11 बजे आपका सुबह अभी टेस्ट होगा, कुछ ही देर बाद, आधे घंटे बाद अपलोड हो जाएगा, आप टेस्ट दीजिए। पेज नंबर 14 आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी तक जिसने इस बुक को ऑर्डर नहीं किया तो घर तक मंगवा सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे इसकी लिंक दी गई है, सेकंड वाली लिंक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक को तैयार किया है। 81 टॉपिक्स हैं आपकी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी विषयों के हैं, आर्ट्स एंड कल्चर। आप इसे डेली पढ़ सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ दिया है। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। आज का 10 बजे का सेशन मिस मत करना, वर्तमान में कौन क्या। कल हमने ब्रांड एम्बेसडर आपको पढ़ाया है, वो वीडियो भी देख लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।